अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया की सबसे बड़ी गेमिंग ऑर्गेनाइजेशन एसएटीएल का ओनर कौन है, 99% लोग बिना सोचे एक ही नाम बोलेंगे, नमन माथुर यानी मॉर्टल। लेकिन क्या ये सच है या हम सब इतने सालों से सिर्फ वही मान रहे हैं जो हमें दिखाया गया? अब एक और सवाल, अगर मॉर्टल ओनर नहीं है तो फिर असली ओनर कौन है? गोल्डी, थग या क्या कहानी इन तीनों से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इंटरनेट के लाखों लोग इतनी बेसिक चीज को गलत कैसे समझ बैठे? क्या ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर पॉपुलैरिटी ने रियलिटी को ही बदल दिया? और यकीन मानिए, जब मैंने इस पूरी स्टोरी को रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि एसएटीएल की असली स्टोरी गेमिंग से कहीं ज्यादा बिजनेस, ब्रांडिंग और पब्लिक परसेप्शन की स्टोरी है। और वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड करोगे कि एसएटीएल को किसने बनाया और किसने उसे इंडिया का बिगेस्ट गेमिंग ब्रांड बनाया। लेकिन उस सच तक पहुंचने से पहले एक और क्वेश्चन का आंसर जानना बहुत जरूरी है, आखिर एसएटीएल है क्या? आज इंडिया में गेमिंग देखने वाले लगभग हर इंसान ने कभी न कभी एसएटीएल का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत से लोग एसएटीएल को एक यूट्यूब टीम समझते हैं, कुछ लोग इसे ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और कुछ लोगों के लिए एसएटीएल सिर्फ मॉर्टल की टीम है। लेकिन रियलिटी इन तीनों से काफी अलग है। एसएटीएल सिर्फ एक गेमिंग टीम नहीं है, एक ब्रांड है, एक बिजनेस है, एक इकोसिस्टम है। और शायद इसी वजह से ओनरशिप को लेकर इतना कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। लेकिन ये कंफ्यूजन शुरू कब हुआ? क्या शुरुआत से ही लोग मॉर्टल को ओनर समझते थे या इसके पीछे कोई और वजह थी? उसका आंसर मिलेगा, लेकिन उससे पहले टाइम को थोड़ा पीछे ले चलते हैं, बहुत पीछे, जब एसएटीएल नाम भी एग्जिस्ट नहीं करता था। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम, सोल। अगर आप पुराने बीजीएमआई मोबाइल फैन हो तो आपने सोल का नाम जरूर सुना होगा। उस वक्त इंडियन गेमिंग बिल्कुल अलग थी, न बड़े स्पॉन्सरशिप्स, न करोड़ की प्राइस पुल, न इतनी पॉपुलैरिटी। और इसी पीरियड में एक प्लेयर धीरे धीरे पूरे इंडिया का फेवरेट बनने लगा, उसका नाम था नमन माथुर। लेकिन यही लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि पॉपुलर फेस होना और कंपनी का ओनर होना दोनों अलग चीजें होती हैं। और इसी डिफरेंस ने लाखों लोगों को कंफ्यूज कर दिया। अगर मॉर्टल ओनर नहीं था तो फिर उसका एक्चुअल रोल क्या था? ये समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि सोल बनाया किसने था, और वहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली बिगनिंग। और यकीन मानिए, जिस इंसान का नाम आप अगले पार्ट में सुनोगे, उसके बिना न सोल होता न एसएटीएल। और सबसे शॉकिंग बात, उस इंसान को आज भी मिलियंस ऑफ पीपल ओनर के रूप में आइडेंटिफाई ही नहीं करते। तो चलिए मिलते हैं उस इंसान से जहाँ से एसएटीएल की असली कहानी शुरू होती है। हर सक्सेसफुल कंपनी के पीछे एक स्टोरी होती है, लेकिन हर स्टोरी का हीरो जरूरी नहीं सबसे फेमस इंसान ही हो। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि आज भी हजारों लोग एसएटीएल की ओनरशिप को लेकर कंफ्यूज हैं। लेकिन इस कंफ्यूजन को समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा उस टाइम में जब इंडिया में गेमिंग नाम की कोई इंडस्ट्री ही नहीं थी। 2018 पबजी मोबाइल इंडिया में लॉन्च हो चुका था। हर गली, हर कॉलोनी, हर कोचिंग, हर कॉलेज सिर्फ एक ही गेम की बात होती थी, पबजी। उस वक्त गेमिंग को करियर बोलना लगभग मजाक माना जाता था। पेरेंट्स बोलते थे गेम खेल के कभी कोई सक्सेसफुल नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो फ्यूचर देख रहे थे, और उन्हीं लोगों में से एक थे कोल्डी। जब बाकी लोग सिर्फ मैचेस देख रहे थे, कोल्डी गेमिंग को एक बिजनेस की तरह देख रहे थे। उन्हें पता था अगर इंडिया में ई स्पोर्ट ग्रो हुआ तो सिर्फ प्लेयर्स ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो होंगी। और इसी विजन के साथ सोल की जर्नी शुरू होती है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ विजन से नहीं चलती, उसके लिए चाहिए प्लेयर्स। और वही एंट्री होती है एक ऐसे नाम की जिसे आज पूरा इंडिया जानता है, नमन माथुर यानी मॉर्टल। मॉर्टल सिर्फ एक प्लेयर नहीं था, उस वक्त वो इंडिया का फेस बन चुका था। उसका गेम प्ले, उसकी पर्सनैलिटी और उसकी सिंप्लिसिटी लोगों को कनेक्ट करती थी। मिलियंस ऑफ व्यूअर्स उसके स्ट्रीम्स देखते थे, हर टूर्नामेंट में सबकी नजर उस पर होती थी। और धीरे धीरे एक चीज होने लगी, लोग सोल को देखते ही मॉर्टल को याद करने लगे। और यहीं से सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन पैदा होना शुरू हुआ। लेकिन एक सेकंड, क्या किसी कंपनी का सबसे फेमस फेस ऑटोमेटिकली उस कंपनी का ओनर बन जाता है? अगर कल विराट कोहली किसी ब्रांड के एम्बेसडर हो तो क्या वो उस ब्रांड के ओनर बन जाएंगे? नहीं। और यही एक लाइन है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, पॉपुलैरिटी और ओनरशिप दोनों अलग चीजें हैं। लेकिन अगर मॉर्टल ओनर नहीं है तो फिर उनका एक्चुअल रोल क्या था, और गोल्डी एग्जैक्टली क्या कर रहा था? उसका जवाब मिलेगा। लेकिन कहानी में अभी एक और कैरेक्टर की एंट्री बाकी है, और उस इंसान के बिना ये स्टोरी कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकती। उसका नाम था थग, इंडियन गेमिंग कम्युनिटी का एक और बड़ा नाम, एक प्लेयर, एक क्रिएटर और एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ मैचेस ही नहीं जीते
बल्कि कम्युनिटी बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अब सोचो, एक तरफ गोल्डी का विजन, एक तरफ मोर्टल की पॉपुलैरिटी और दूसरी तरफ थग का एक्सपीरियंस। अगर ये तीनों एक साथ आ जाएं तो क्या बन सकता है? शायद इंडिया का बिगेस्ट गेमिंग ब्रांड। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं थी, क्योंकि इस स्टोरी में अभी पार्टनरशिप्स आनी थी, बिजनेस डिसीजंस आने थे और एक ऐसा मूवमेंट जिसने इंडियन गेमिंग का फ्यूचर ही बदल दिया। लेकिन एक सवाल अभी भी वही का वही है, अगर गोल्डी, मोर्टल और थग तीनों इतने इंपॉर्टेंट थे तो फिर एसेट्यूएल बनाया किसने, और फिर आज लीगली ओनरशिप किस स्ट्रक्चर में काम करती है? यहीं से शुरू होता है इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर। कभी कभी एक कंपनी किसी एक इंसान से नहीं बनती, वो बनती है अलग अलग लोगों के विजन से, और एसेट्यूएल की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। लेकिन यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इंटरनेट पर देखेंगे तो आपको अलग अलग इंटरव्यूज, पॉडकास्ट और क्लिप्स मिलेंगे जहाँ फाउंडर्स और मेंबर्स अपनी जर्नी के बारे में बात करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया की प्रॉब्लम ये है कि लोग पूरी स्टोरी नहीं देखते, सिर्फ 30 सेकंड की क्लिप देखकर कंक्लूजन बना लेते हैं। और शायद यही एसेट्यूएल के साथ भी हुआ। सोल अपनी जगह ग्रो कर रहा था, दूसरी तरफ कंटेंट क्रिएशन का सीन भी एक्सप्लोड होने लगा। गेमिंग सिर्फ टूर्नामेंट्स तक लिमिटेड नहीं रही, अब यूट्यूब व्यूज, ब्रांड डील्स, लाइव स्ट्रीम्स और क्रिएटर सब एक इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुके थे। और इसी टाइम एक आइडिया सामने आया, क्या होगा अगर ई स्पोर्ट और कंटेंट क्रिएशन को एक ही अम्ब्रेला के नीचे ले आए? उस वक्त ये आइडिया नया था और रिस्की भी, क्योंकि उस टाइम ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस या तो सिर्फ ई स्पोर्ट पर फोकस करती थी या सिर्फ क्रिएटर्स पर। दोनों को कंबाइन करना आसान डिसीजन नहीं था, लेकिन रिस्क लेने वाले ही हिस्ट्री लिखते हैं। और इसी विजन के साथ जन्म हुआ एसेट्यूएल का। ये सिर्फ एक नया लोगो नहीं था, ये सिर्फ एक नया नाम नहीं था, ये इंडियन गेमिंग को एक नए लेवल पर ले जाने की कोशिश थी। एक ऐसा ब्रांड जहां कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स भी हों और टॉप क्रिएटर्स भी। और इसी वजह से एसेट्यूएल बहुत जल्दी एक ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा एक मूवमेंट बनने लगा। मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, ह्यूज कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, गेमिंग अवार्ड्स, और धीरे धीरे हर गेमिंग फैन के दिमाग में एक ही इमेज सेटल होने लगी, एसेट्यूएल इज इक्वल्स टू मोर्टल। और ऑनेस्टली ये सोच गलत भी नहीं थी, क्योंकि पब्लिक फेस वही थे, कैमरा के सामने वही दिखते थे, इंटरव्यूज में वही नजर आते थे, फैंस उन्हें ही रिप्रेजेंट करते देखते थी। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, क्या जिस इंसान को आप सबसे ज्यादा देखते हो वही हमेशा कंपनी चलाता भी है? एक मूवी में एक्टर सबसे फेमस होता है, लेकिन प्रोड्यूसर कौन था ये कितने लोग जानते हैं? एक क्रिकेट टीम में कैप्टन सबसे फेमस होता है, लेकिन फ्रेंचाइज का ओनर कौन है ये कितने लोग तुरंत बता पाते हैं? एग्जैक्टली यहीं से परसेप्शन और रियलिटी का डिफरेंस शुरू होता है। और इसी डिफरेंस को समझे बिना बहुत से लोग ओनरशिप को पॉपुलैरिटी से कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन में फाउंडर, ओनर, सीईओ, डायरेक्टर, पार्टनर और ब्रांड फेस, ये सब अलग अलग रोल्स हो सकते हैं। और एसेट्यूएल की स्टोरी को समझने के लिए ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ स्टोरी का इमोशनल साइड देखा, अब टाइम आ गया है बिजनेस साइड देखने का, क्योंकि यहीं पर मैक्सिमम कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आखिर कंपनी चलती कैसे है, डिसीजन कौन लेता है, और क्या इंटरनेट जिस इंसान को ओनर मानता है वही लीगल ओनरशिप भी होल्ड करता है, या रियलिटी कुछ और है? अब इस पार्ट को पूरा देखने के बाद आप जान जाओगे कि एसेट्यूएल को आखिर किसने बनाया था और अब किसके पास ओनरशिप है। तो अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मैंने स्टार्ट किया है गेमिंग सीरीज, जिसमें हम बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन और गेमिंग क्रिएटर्स को एक्सपोज करेंगे। तो ये वीडियो इस सीरीज की पहली वीडियो थी और आने वाली भी वीडियोस बहुत अच्छी होने वाली हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर देखा जाए तो एसेट्यूएल का सपना लेकर जो भी आया था उसका नाम था गोल्डी। उस टाइम पर थग और मोर्टल ई स्पोर्ट खेलते थे, तो गेमिंग फेस के लिए थग और मोर्टल सामने आए। गोल्डी ने थग को अप्रोच किया कि वो उनके साथ मिलके एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करें। थोड़े दिनों तक थग ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बट कुछ दिनों के बाद थग ने सामने से गोल्डी भाई को कॉल किया और उनको मिलने बुलाया। फिर जब ये मिले, इन्होंने बात किया और फिर थोड़े टाइम के बाद इनके बीच में एक डील साइन हुई, जिसमें एसेट्यूएल का 50% हिस्सा गोल्डी रखेंगे और बाकी का थग और मोर्टल। गोल्डी बहुत अमीर फैमिली से आते हैं, तो वो एक बिजनेस आइडिया की तरह सोच रहे थे, जबकि थग और मोर्टल गेमिंग आइडिया से कि कैसे हम गेमिंग को इंडिया में एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। और आज के टाइम पर तुम सबको पता है कि एसेट्यूएल कितना बड़ा नाम है। अगर तुम चाहते हो इसका पार्ट 2 आए जिसमें एसेट्यूएल के अचीवमेंट्स और इंटरनेशनल पॉपुलैरिटीज पर बात करूं, तो कमेंट में जरूर से बताना। और तुम ये बात भी मत भूलना कि एसेट्यूएल का एक दूसरा हिस्सा भी है जिसका नाम 8-बिट है, तो अगर उस पर भी वीडियो चाहिए तो जरूर से कमेंट कर देना। तब तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जिसमें हम एक और नए इंसान का पोल खोलेंगे, जैसे कि हमारे चैनल का रिवाज है।